हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है एसआई यूनिट्स इन केमिस्ट्री। अब आप कहेंगे कि सर ये एसआई यूनिट्स तो हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पर पढ़ने का क्या फायदा है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या सीन है कि यहाँ पर हमने हर हर यूनिट को ना प्रॉपरली डिफाइन किया है। जैसे कि आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा हो चैप्टर नंबर 1 में, आपने कहा कि लेंथ का जो एसआई यूनिट होगा ना वो मीटर होगा, मैस का किलोग्राम होगा। क्या आपने मीटर को फर्दर डिफाइन किया, या फिर आपने ये कहा कि मीटर एक्चुअली चीज क्या है, या फिर किलोग्राम जो हम ले रहे हैं मैस का यूनिट, तो वो किलोग्राम एक्चुअली चीज क्या है। आपने इस चीज के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं फिजिक्स में, क्योंकि आपने जस्ट टेबल याद किया, टेबल के अंदर लिखी हुई थी फिजिकल क्वांटिटीज, आगे लिखा था उसका एसआई यूनिट, आपने जस्ट याद किया और आगे बढ़ गए। यहां पर हम हर हर यूनिट को डिफाइन करेंगे, हर यूनिट को डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि दुनिया में एक्चुअली ऐसी कौन सी चीज थी जिसको हमने देखा और कहा कि यार असल जो मीटर है ना वो ये है। अब दुनिया में कहीं पर भी मीटर मैयर होगा ना, तो आपने उसको उस चीज से कंपेयर करना है पहले, जो कि स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया। फिर आपने कहना है हाँ जो आपके पास चीज चीज है वो मीटर बनी है क्या नहीं बनी। ये बात अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर हर यूनिट के साथ प्रॉपरली डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो मीटर लिया, मीटर ही क्यों लिया है, और दुनिया में ऐसा कौन सा मीटर है कि जो आप स्टैंडर्ड बनाएंगे और आप कहेंगे कि असल में मीटर जो है ना वो ये चीज है, और दुनिया में कहीं पर भी किसी ने मीटर को मेजर करना है ना तो उस चीज से कंपेयर करो और फिर जाके आप कहोगे हाँ यार ये आपका असल मीटर है। तो इसी तरह हम डिफाइन करेंगे हर हर चीज को और उसका स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, वो किस तरह वजूद में आया और बेसिकली वो होती क्या चीज है। सारा तरतीब से हम जितने यूनिट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अब आपने फिजिक्स के अंदर पढ़े हैं टोटल 7 यूनिट्स, ठीक है, 7 SI यूनिट्स। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं 5, तो इन्हीं 5 SI यूनिट्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसमें से नंबर 1 हमारे पास है क्या, मीटर। अब हम मीटर को डिफाइन करते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है, पुरानी बातें पढ़ के आ चुके हैं। सिंबल इसका होता है एम, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज यूज फॉर मीटर। अब मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ये तो होगी पुरानी बातें जो कि आपको पहले से ही याद है। अब अगली बात जो है ना वो असल, हमने मीटर को डिफाइन करने के लिए जिसकी हेल्प ली है ना वो है हमारे पास क्या, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करें ना तो ये इसकी जो वैल्यू होती है ना, आप अमूमन बुक में देखेंगे, अपनी किसी भी बुक में अगर आप देखेंगे तो ये लिखी होगी 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। मैं इसको एक तरीके और से भी लिख सकता हूँ। किस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 3 × 10⁸ को मैं लिख सकता हूँ 300 मिलियन। आगे है मीटर पर सेकेंड, जो यूनिट है वो मैंने एज इट इज लगा दिया। ये लाइट की स्पीड है कहां पर, वैक्यूम में। अब वैक्यूम वो जगह होती है, एक ऐसी जगह जो खाली जगह है, जहां पर कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, एक खाली जगह हो। उस खाली जगह में जो लाइट ट्रेवल करती है ना वो करती है 300 मिलियन मीटर पर सेकंड के हिसाब से। यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 300 मिलियन मीटर का फासला तय कर लेती है। तो बिल्कुल इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने मीटर को डिफाइन किया। कहते हैं मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम। मीटर वो फासला है जो कि लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, इज अबाउट 300 मिलियन ऑफ अ सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड के हम 300 मिलियन हिस्से कर लें, 1 सेकंड के आप 300 मिलियन हिस्से कर लें, तो फिर जो एक हिस्सा होगा ना उसके अंदर, उसके अंदर लाइट ने कितना ट्रेवल किया होगा वो होगा हमारे पास मीटर। ठीक है। आपने क्या किया, 1 सेकंड के 300 मिलियन हिस्से किए, और जो एक हिस्सा होगा ना, वो एक हिस्सा उसमें अंदर लाइट ने जितना ट्रेवल किया होगा वो हमारे पास होगा क्या, 1 मीटर। तो ये इस तरह मीटर को डिफाइन किया गया। इसी तरह अगर हम अगली बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट है किलोग्राम, एक क्वांटिटी है हमारे पास मैस, और उसका जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। वो हमें पता है, इट इज अ सिंबल केजी, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस। ये मैस का स्टैंडर्ड यूनिट है। पुरानी बातें हो गई, अगली बात करते हैं। अब ब्लॉक इज केप्ट इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर ना एक ब्लॉक है। अच्छा, वो ब्लॉक जो है ना उसकी अगर हम बात करें कि वो बना किस तरह है, तो वो एक ना ब्लॉक बना हुआ है, वो ना बना है प्लेटिनम से, प्लेटिनम से और इरिडियम से। ये दो तरह के ना एलिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ। प्लेटिनम 90% उसके अंदर था और ना इरेडियम ना 10% था। तो ये इस तरह का उन्होंने एक ब्लॉक सा बनाया हुआ था और उसको कहा था ये हमारे पास स्टैंडर्ड मैस है। अब दुनिया में जितना भी, अब वो उसका वजन जो था ना वो था 1 किलोग्राम। कितना, 1 किलोग्राम। उन्होंने कहा था दुनिया में जितने भी 1 किलोग्राम होंगे ना उसको हम कंपेयर करेंगे अपने इस फ्रांस वाले ब्लॉक के साथ। जब इस ब्लॉक से कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर अगर आ जाएगा, आपके मैथ्स का आंसर आ जाएगा इस मैथ्स के बराबर, फ्रांस वाले मैथ्स के बराबर, तो आप समझेंगे कि आपके पास अब ये किलोग्राम का वजन है। ठीक है, किलोग्राम मैथ्स है आपके पास। इसी तरह आगे कहता है कि इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एज द मास ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। वॉल्यूम अगर हम लें पानी का, कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
तो उसका जितना वजन आप नापोगे, मेजर करोगे ना, तो वो भी आपके पास बराबर आएगा 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम के बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी भी जो है ना 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो आप 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर को भी स्टैंडर्ड किलोग्राम मान सकते हो। ठीक हो गई यहाँ तक बातें। अच्छा, अब ना मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये जो डेफिनेशन थी ना हमारे पास फ्रांस वाले ब्लॉक की, ये ना 2019 के अंदर ना ये चीज जो है ना, अब कह लो कि ब्लॉक जो ना रिटायर हो चुका है। अब इस ब्लॉक को हम स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं मानते, बल्कि हमने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक चीज पढ़ते हैं, इसका नाम है प्लैंक कांस्टेंट। एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। उस कांस्टेंट की हेल्प से ना हम किलोग्राम को डिफाइन करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बुक ने नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है इसको। लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको बता दूं कि 2019 के बाद से ये जो फ्रांस वाला ब्लॉक है ना, यह हो चुका है रिटायर। अब हम नए तरीके से डिफाइन करते हैं, जो कि प्लैंक कांस्टेंट है। बस याद रख लेना, जहन में बात कर लेना इसको, लेकिन बुक में लिखने की जरूरत नहीं है। बुक ने जिस तरह हमें डिफाइन करने को दिया हुआ है, पेपर में आपने उसी तरह इसको डिफाइन करना है। हो गई बातें क्लियर? अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसी तरह अब हमने सेकंड को डिफाइन करना है। आपकी घड़ी के अंदर जो है ना 1 सेकंड गुजर गया, आपके मोबाइल में 1 सेकंड गुजर गया, आपके जो मैं बोल रहा हूँ इसमें पता नहीं कितने सेकंड्स गुजर गए हैं। तो अब हम सेकंड को डिफाइन क्या किस तरह करेंगे भाई? सेकंड असल में चीज क्या है? सेकंड एक्चुअली में चीज सेकंड असल में चीज है क्या? और आपने स्टैंडर्ड सेकंड क्या लेना है? कौन सी ऐसी चीज है कि आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट सेकंड है, और हम जब कंपेयर करेंगे ना, तो उसी चीज को अपने सामने रखेंगे, उस चीज से कंपेयर करेंगे, और फिर कहेंगे हाँ हमारे इतने सेकंड्स हो गए। तो वो होती है हमारे पास एटॉमिक क्लॉक। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक बनती है सीजियम के आइसोटॉप। सीजियम कहाँ देखा आपने? ये ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 देखोगे, तो वहां पर आपको सेकंड लास्ट पे नजर आएगा सीजियम। सीजियम का एक आइसोटॉप होता है सीजियम 133। अब इस सीजियम के साथ हम सीजियम एलिमेंट से हम बनाते हैं एक एटॉमिक क्लॉक। अब ये क्या काम करती है? देखो, मैंने पढ़ाया था बोहर एटॉमिक मॉडल आपको। अगर आपको बोहर एटॉमिक मॉडल याद है ना, तो मैंने कहा था कि जब भी किसी भी एटम को एनर्जी मिलती है, तो फिर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का चला जाता है। ठीक है, एनर्जी मिली बाहर से, फोटोन की एनर्जी मिली और ये चला गया हायर एनर्जी लेवल पर। अब हायर एनर्जी लेवल पर जब ये जाएगा, उसके बाद ये दोबारा लोअर एनर्जी लेवल पर फिर से आएगा और एक फोटोन रिलीज भी करेगा। याद आई बोहर एटॉमिक मॉडल वाली बातें? याद आ गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो मैंने यहाँ पर समझा भी दी दोबारा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन गया हायर एनर्जी लेवल पर, और हायर एनर्जी लेवल से दोबारा लोअर एनर्जी लेवल पर भी आएगा जब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। इस तरह सीजियम का एटम 9 बिलियन, बल्कि 9 बिलियन से भी ज्यादा है ये, 9 अरब टाइम एक इलेक्ट्रॉन इस तरह करता है, तो फिर जाके हमारा 1 सेकंड बनता है। हाँ जी, 1 सेकंड हम इस तरह डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा सीजियम एटम 9 बिलियन, ये आगे जितने भी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, 9192631770 साइकिल्स, इतने साइकिल्स हमारे पूरे करेगा एक सीजियम का इलेक्ट्रॉन। फिर जाके हम कहेंगे कि अब हमारा 1 सेकंड पूरा हो गया है ना? कितनी इंटरेस्टिंग बात। और साइकिल किस तरह पूरा कर रहा है, मैं दोबारा बनाता हूँ। देखो साइकिल किस तरह पूरा हो रहा है। ये लोअर एनर्जी लेवल था ये वाला, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, पर ये इसको एक्साइटेड हुआ तो हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब ये आया है हायर से दोबारा लोअर एनर्जी लेवल के ऊपर। अब जब ये लोअर एनर्जी लेवल पर आया है ना, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास एक साइकिल पूरा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से लेकर नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, इस तरह ये 9 अरब दफा करेगा ना, तो फिर जाके हमारे पास 1 सेकंड गुजरेगा। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है सेकंड का। तो हमारे पास, अब आप कहेंगे कि सीजियम हीको को इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जो सीजियम का आइसोटॉप है ना, ये पूरी दुनिया में ये हमेशा अपने ना यही साइकिल शो करता है। 1 सेकंड के अंदर इतना ही साइकिल शो करता है, और हमें इसकी ना पीक किस तरह मिलती है, ये 1 साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 साइकिल पूरा हो गया, यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर 1 साइकिल पूरा हो गया। ये साइकिल पूरा हुआ, इस तरह 9 अरब टाइम जो साइकिल पूरे करता है, तो 1 सेकंड हमारा गुजरता है। तो यही कुछ था हमारे पास सेकंड एज अ स्टैंडर्ड। देखो क्या दुनिया किस कदर जो है ना इंटरेस्टिंग है, अगर हम समझना चाहें तो इसको, तो बहुत ही, कह लो कि मुझे तो समझाने में बहुत ही मजा आ रहा है। होपफुली आपको समझने में मजा आ रहा होगा। आगे चलते हैं हम एक और मजे के कॉन्सेप्ट पे, कैल्विन के पे। आपने याद किया था कि टेम्परेचर एक ऐसा यूनिट है हमारे पास, सॉरी एक बेस क्वांटिटी है हमारे पास, और इसका ऐसा यूनिट जो है ना वो कैल्विन है। अब ये कैल्विन आया कहाँ से? ये कैल्विन हमने कौन सी ऐसी चीज को स्टैंडर्ड लिया है और कहा कि हाँ यार ये कैल्विन होगा? तो सुनो क्या कहता है ये। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के, पुरानी बात हो गई है, एंड इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है, ये भी पुरानी बात हो गई है, इतना तो हमें पता ही था। असल बात अब शुरू होती है। इट इज 1/273 ऑफ द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये आ गई नहीं कहानी।
अब ट्रिपल पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। एक दफा मैं ना चैप्टर नंबर 5 या 6 का आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रहा था, तो वहां पर ट्रिपल पॉइंट का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, लेकिन मैं दोबारा बताया था। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर पानी सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, और गैशियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एट अ टाइम, एक ही वक्त में तीनों स्टेट्स में पानी अपने आप को एग्जिस्ट करके रख रहा होता है, तो ये होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। अब असल में ना मैं आपको थोड़ा मजीद डिटेल से बताता हूँ कि वो टेम्परेचर होता क्या है। अगर आप देखें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस के अंदर, तो ये होता है 0.01 सेल्सियस। ठीक है, 0.01 सेल्सियस ये हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है। यानी कि आप इसको इस तरह कह सकते हो, ये इस टेम्परेचर के ऊपर ना पानी सॉलिड की फॉर्म में भी है, लिक्विड की फॉर्म में भी है, और गैस की फॉर्म में भी है। तो ये होता है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल से अंदाजा हो जाएगा आपको, तीन और थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, तो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर एट अ टाइम को एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आगे चलते हैं। अगर मैं इसी सेल्सियस को कन्वर्ट कर लूं किसके अंदर, केल्विन के अंदर, तो मैं कहूंगा ट्रिपल पॉइंट जो वाटर का होता है ना, वो होता है 273.16। ये क्या लिखा गया, 273.16 केल्विन। ये वो टेम्परेचर है केल्विन के अंदर जो कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट है, और ये टेम्परेचर है सेल्सियस के अंदर जो कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। यहां तक तो कहानी अभी तक आपको समझ आ रही है, लेकिन यहां पर आपने देखा ना 1/273, तो ये 273 यहां से आया। हमने वाटर के ट्रिपल पॉइंट को स्टैंडर्ड बनाया, और हमने कहा कि हम 273.16 केल्विन को इतने ही हिस्सों में तोड़ रहे हैं। ठीक है, हम 273.16 को इतने ही हिस्सों में तोड़े हैं, और इसका जो एक हिस्सा होगा ना, वो होगा हमारे पास केल्विन। हो गई कहानी खत्म। 273.16 केल्विन में से अगर आप एक केल्विन पकड़ो, तो आप कहोगे ये हमारे पास हो जाएगा केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट हो जाएगा किसका, टेम्परेचर का। तो होपफुली ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। यहां पर यही लिखा हुआ है कि 1/273। ठीक है, और वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, 273 होता है। अब 273 को आप मल्टीप्लाई कर दो 1/273 पे, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली वन ही आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो वन आंसर आएगा ना, ये हम कहेंगे ये वन हमारे पास केल्विन है, और हमने केल्विन को डिफाइन कर दिया कि टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट है। और अगर हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को 273.16 हिस्सों में तोड़ लें, तो एक हिस्सा जो होगा ना, वो केल्विन होगा। अब मैंने प्रॉपर्ली डिफाइन भी कर दिया, होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। मैं मोल पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 4 स्टाइकोमेट्री वाला मोल पे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है। ठीक है, अब मोल क्या होते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर से निकले हैं। तो हम कहते हैं कि एक मोल जो होता है ना, वो होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी कि अगर हम बात करें किसी भी चीज की एक मोल की, किसी भी चीज की एक मोल की, तो एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना, वो इतने होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की, तो उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये होगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, वो हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर मैं बात करता हूँ किसी मॉलिक्यूल की, जैसे कि वाटर की, वाटर का मेरे पास एक एक मोल है, तो मैं कहूंगा ये जो एक मोल ऑफ वाटर है ना, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वो होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर मैं बात करूंगा किसी फॉर्मूला यूनिट की, जैसे कि NaCl, ये मैंने 1 मोल ऑफ NaCl लिखा है, तो 1 मोल ऑफ NaCl का मतलब है कि इसके अंदर नमक के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो कितने हैं, वो हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो मैंने मोल डिटेल से डिस्कस किया था एवोगाड्रो नंबर, चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 केमिस्ट्री, वहां जाकर सुन सकते हो। लेकिन जो बेसिक बातें थी वो मैंने यहाँ पर बता दी। अब लिखा हुआ क्या, वो भी देख लेते हैं। इट इज अ बेस यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ये आप याद करके आ गए हो कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो मोल होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय MOL. It is defined as having exactly 6.022 multiplied 10⁻23 particles of a substance. तो एक मोल के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते होते हैं। मजा आ रहा होगा, मुझे यकीन है कि आपको मजा आ रहा होगा लेक्चर सुनने में। अगर आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, अभी तक आप मेरी बातें सुन रहे हो। अब ये लेक्चर खत्म नहीं हुआ, काफी लंबा है, तो हम इसको जो हमारे बेस यूनिट्स पढ़े हैं ना, उसको जरा बस समराइज कर लें। कहता है लेंथ का बेस यूनिट मीटर होगा। हम मीटर हमने कहाँ से स्टैंडर्ड पकड़ा है, हमने पकड़ा है स्पीड ऑफ लाइट से। टाइम हमने पकड़ा है सीजियम 133 के साथ। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने पकड़ा है, वो पकड़ा है नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि एवोगाड्रो नंबर है उससे। मैथ्स हमने पकड़ा है, फ्रांस का स्टैंडर्ड यूनिट था, उसको कहा था ये स्टैंडर्ड हमारे पास फ्रांस का एक मैथ्स था जो पड़ा हुआ है फ्रांस के अंदर अभी। हमने कहा कि ये जो हमारे पास है ये स्टैंडर्ड मैथ्स है। दुनिया में कहीं पर भी मैथ्स अगर आपने कंपेयर करना है कि कितना है, तो उस मैथ्स के साथ जाके कंपेयर करो, तो फिर हमारी बात जो है ना ठीक होगी। और टेम्परेचर केल्विन, ये हमने कहा था कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि 273.16 होता है, इसका जो एक हिस्सा होगा वो केल्विन होगा। तो ये हमने सारे इस तरह यूनिट्स को डिफाइन किया है, और देखा है कि इनके स्टैंडर्ड होते कहाँ से हैं।
असल में मीटर है क्या, असल में सेकंड है क्या, असल में मोल है क्या, असल में किलोग्राम है क्या, असल में केल्विन है क्या। दुनिया में जितने भी मीटर बने, जितने भी सेकंड्स बने, जितने भी मोल बने, इनका जो फादर है ना, या फिर कह लो कि इनका जो सब कुछ है, वो स्टैंडर्ड वो है। ठीक है, उसी से कंपेयर करके ही आगे हम अपने यूनिट्स को मजीद अपनी कैलकुलेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो भाई, अब हम पढ़ते हैं ड्राइव यूनिट्स। ड्राइव यूनिट्स के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना कुछ लिखा हुआ भी नहीं है यहाँ पर। कहता है अपार्ट फ्रॉम दीस बेस यूनिट्स देयर आर अदर क्वांटिटीज दैट आर मैथमेटिकली ड्राइव फ्रॉम दीस बेस यूनिट्स। हमने पढ़ के आ चुके थे फिजिक्स के अंदर ही जो डेफिनेशन, वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। कहता है ड्राइव यूनिट्स वो होते हैं जो कि निकलते हैं बेस यूनिट्स के साथ। एग्जांपल्स ऑफ ड्राइव यूनिट्स यूज इन केमिस्ट्रीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कहता है केमिस्ट्री के अंदर ड्राइव यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। ठीक है, लेंथ, लेंथ इनटू विड्थ कह लो या ब्रेथ कह लो, और इनटू हाइट। ये हमारे पास लेंथ भी मीटर में होता है, विड्थ भी मीटर में होती है, और हाइट भी मीटर में होती है। तो 3 मीटर हो गया तो हमारे पास बन गया मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, और इसका ड्राइव यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको आप क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हो। इसी तरह डेंसिटी की बात करें, ये भी पढ़ के आ चुके हैं, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी डिफाइन होती है मैस पर वॉल्यूम से। ठीक है, और मैस का यूनिट क्या है? मैस का यूनिट आप कहेंगे जी सर होता है किलोग्राम, और वॉल्यूम का यूनिट अभी हम पढ़ के आए हैं क्या होता है? मीटर क्यूब। अगर उसको प्रॉपर लिखे हम तो हम कहेंगे किलोग्राम M-3। ठीक है, kg m-3। अगर नहीं नजर आ रहा तो यहाँ देख लो, kg m-3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है। एरिया, एरिया होता है स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ। और लेंथ क्या होता है? मीटर में, और विड्थ क्या होती है? मीटर में। तो क्यों ना हम इसको इस तरह लिख दें, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट आ गया एरिया का। चलो भाई, आ गई हैं बातें समझ। पहले भी डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के अंदर, मैंने अब यहाँ पर भी डिस्कस कर दी है क्योंकि ये वही बातें लिखी हुई हैं। इन एडिशन टू ड्राइव यूनिट्स देयर आर अदर स्पेसिफिक क्वांटिटीज कॉमनली यूज इन केमिस्ट्री। कहता है केमिस्ट्री में ना और भी कुछ क्वांटिटीज इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फोर्स इस्तेमाल होती है, फिजिक्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है। प्रेशर भी फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। एनर्जी भी फिजिक्स में इस्तेमाल होती है, और केमिस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल होती है। फिजिक्स के अंदर हम पढ़ के आ जाएंगे कि फोर्स का यूनिट जो है ना वो न्यूटन है, प्रेशर का पास्कल है, और एनर्जी का जो है ना वो जाउल है। तो जी बस ये कुछ है, फिजिक्स के अंदर पढ़ लिया होगा आपने इसको, तो यहाँ पर भी दोबारा आ गई है। आगे बस देखते हैं, प्रीफिक्स के बारे में जिक्र आ रहा है, थोड़ा बहुत रीड कर लेते हैं इसको कि यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर हम प्रीफिक्सेस के बारे में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो वो भी हम यहाँ पर भी देख लेंगे। सिंस द ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट इज अ मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि स्टैंडर्ड सिस्टम है, जो दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि आप लेंथ के लिए जो है ना यूज कर रहे हो किलोग्राम, आप यही कह सकते हो कि जो ऐसा ही सिस्टम है ना वही मेट्रिक सिस्टम, इसका दूसरा नाम ये है। इट इज बेस्ड अराउंड द नंबर 10। ये नंबर 10 के अराउंड घूमता है। ठीक है, 10 की पावर कुछ, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस। आज क्योंकि बड़ा नंबर आपने याद होगा, अगर हमने पढ़े थे प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन, हमने कहा था जो बड़ा नंबर होता है ना वो हमारे लिए याद करना मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और 10 की पावर के अंदर उसको ले आते हैं। अ सेट यूनिट of prefixes has been developed which indicates whether the unit is a multiple or a fraction of a base 10। कहता है कि हमने prefixes बना लिए हैं, हम उससे ये डिफाइन करते हैं क्या हमारे पास 10 की पावर माइनस में है या फिर हमारे पास 10 की पावर प्लस में है। ठीक है, उससे हम ये डिफाइन करते हैं। इट अलाउज द रिडक्शन ऑफ जीरोस ऑफ अ वेरी स्मॉल नंबर और अ वेरी लार्ज नंबर। ये हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स के अंदर, वहां पर ये बात की थी कि हमारे पास नंबर अगर होगा ना 0.00032, इस तरह का कोई नंबर होगा जिसके अंदर जीरो बहुत सारे आ रहे होंगे, या फिर कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसपे हमारे पास जीरो बाद में भी आ रहे होंगे, तो इस तरह के जीरो से बचने के लिए ना हम उसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इसका प्रॉपर नाम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। दीज ऐसे प्रीफिक्सेस आल्सो हैव अ सेट ऑफ सिंबल्स दैट प्रीसीड द यूनिट सिंबल। अब ये देख लो, ये सारी मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आपने ये टेबल पूरा का पूरा याद किया हुआ है कहाँ पर? फिजिक्स के अंदर। मेगा होता है 10 की पावर 6, किलो होता है 10 की पावर 3, हेक्टो होता है, अच्छा हेक्टो मेरे ख्याल से आपने आई थिंक पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा था तो यहाँ पढ़ लो। 10 की पावर 2 होता है, और इसी तरह आप सारे इनको पढ़ सकते हो और इनके नाम याद कर सकते हो। वैसे फिजिक्स में आपने याद किए ही होंगे, तो बस यहाँ पर भी आप रिवाइज कर लो जस्ट एक बार। आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री में मेजर द मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स इन ग्राम्स। हमने केमिस्ट्री के अंदर जब मैथ मेजर करने हैं ना तो उसको हमने ग्राम्स के अंदर मेजर करने हैं। लेकिन आपको पता है कि हमने ऐसे यूनिट्स पढ़े थे, तो वहां पर हमने कहा था कि हमारे पास जो एक फिजिकल क्वांटिटी मैथ है उसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर ना हमने अगर मैथ मेजर करना है ना, तो हमें पता है बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें, किलोग्राम उसका ऐसा यूनिट है। लेकिन हमने मैसेज को मेजर करना है ग्राम्स के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री में ना हम केमिकल सब्सटेंसेस या फिर ना कोई भी केमिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं या फिर रिएक्शंस डील कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें कोई
बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो है ना हमारे पास लिक्विड केमिकल अवेलेबल नहीं होता, तो थोड़ी सी ही आपके पास क्वांटिटी होती है, उसी के अंदर आपने रिएक्शंस करने होते हैं। और वो जो थोड़ी सी क्वांटिटी है ना उसको किलोग्राम में अगर करेंगे तो 0 पॉइंट करके कोई आंसर आएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स करने के अच्छा ना हम जस्ट ग्राम के अंदर मेजर कर लेते हैं उसको। तो इसलिए हम केमिस्ट्री के अंदर मैथ मेजर करने के लिए ग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा इट इज एसेंशियल बिकॉज, ये जरूरी है इसलिए क्योंकि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोलर मास कंसिस्ट ऑफ ग्राम पर मोल। वो कहता है कि अगर ना हम मोलर मास की बात करें ना तो मोलर मास का जो यूनिट होगा ना वो ग्राम पर मोल होगा। अच्छा, ये बात हमें किस तरह पता लगी? केमिस्ट्री के अंदर ना एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, वो है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होते हैं मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है। अब आप देखो, अगर आपने क्या करना है, अच्छा पहले मेरी बात सुन लो, ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स अगर हमने फाइंड करनी हो ना तो हमें गिवन मैस हमारे पास जितना भी होगा ग्राम्स के अंदर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और मोलर मैस ये कुछ भी नहीं है, जस्ट आसान सी चीज है। आपने अगर आपको किसी भी एलिमेंट का या फिर उस एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स का, अगर आपको उस कंपाउंड का एटॉमिक मास का बारे में पता है ना तो आप मोलर मास भी निकाल लेंगे। अगर मैं सिंपल सी मिसाल दूं, मैं कहूं यहाँ पर मेरे पास एक मोल ऑफ H2O वाटर है, तो मैं इसका मोलर मास क्या लिखूंगा? मैं पहले देखूंगा कि मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है। 1 होता है तो 1 × 2 कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। फिर बीच में प्लस का साइन डालूंगा और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2 + 16 जो कि 18 एटॉमिक मास यूनिट मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मोलर मास यही कुछ होता है। ठीक है, अब आपको मास की भी समझ आ गई, जो कि गिवन मास होता है, अवेलेबल मास होता है, और मोलर मास वो होता है जिसको हम एटॉमिक मास से निकालते होते हैं। तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कहता है इसी इसी फॉर्मूले को बुनियाद बना के ना वो एक और रिलेशन बता रहा है। कहते हैं अगर आपने ना मोलर मास निकालना हो तो आप क्या करेंगे? आप मोलर मास को ले जाएंगे इस तरफ, इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स वाली साइड पर, और जो है ना मोलर नंबर ऑफ मोल्स नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह कर सकते हैं कि मोलर मास हमारे पास बराबर हो जाएगा मास ओवर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये एन जो है ना नंबर ऑफ मोल्स है, ये स्मॉल एम जो है वो मास है, और जो कैपिटल एम है ना वो मोलर मास है। तो अब क्या वो यही बात ऊपर कह रहा है, कहता है मोलर मास का जो यूनिट है ना वो हमारे पास ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। अच्छा, वो कैसे? आपको पता है कि आपके पास जो है ना मास का यूनिट क्या होगा? वैसे तो मास का जो यूनिट होगा ऐसा यूनिट वो किलोग्राम होगा, लेकिन यहाँ पर हमने बात की है तो इसको हम मेजरमेंट करते हैं ग्राम्स के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री में हम ग्राम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्टाइकोमेट्री में ये बात डिटेल से मैं पढ़ा के आ चुका हूँ, जब मैंने एवोगैड्रो नंबर्स, मोल्स, मोलर मास वगैरह ये सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो अच्छा, तो मास को हम कर रहे हैं ग्राम के अंदर मैयर, और नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं ना, मोल का यूनिट क्या है? MOLE, उसका यूनिट होता है MOL, मोल। ठीक है, ये ऊपर भी आई थिंक आप पढ़ के आए हैं यहाँ पर भी। चलें, यहाँ पर अगर ना भी हो तो आपने केमिस्ट्री के अंदर आई थिंक पढ़ा है वहां पर मोल का यूनिट। ठीक है, बल्कि यहाँ पर भी आ जाएगा, मिल जाएगा। ये देखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो होता है मोल, और MOL से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो यहां तक हो गया बात क्लियर। अगर हम मोलर मास का यूनिट बनाएं तो क्या ख्याल है आपके पास, यूनिट क्या आ जाएगा मोलर मास का? तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, क्योंकि ये मोल जब ऊपर आएगा तो -1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो वो यही बात यहाँ पर कह रहा है, कहता है मोलर मास का जो यूनिट होगा ना वो होगा ग्राम पर मोल। Therefore, the given mass measured in grams as well as corresponding molar mass enable us to find the moles of a substance। तो बिल्कुल वो इसी रिलेशन की तरफ इशारा दे रहा है। कहता है कि अगर आपको मास के बारे में पता हो और आपको मोलर मास के बारे में पता हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स भी इस तरह फाइंड कर सकते हैं। मोर ओवर इन केमिस्ट्री द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन द लेबोरेटरी आर लाइकली टू बी स्मॉल। मैंने वही बात ऊपर बताई थी अभी आपको कि केमिस्ट्री लैब के अंदर ना आपके पास बहुत बड़े बड़े जो टैंकर्स होते हैं वो केमिकल्स के नहीं आते लैब के अंदर, बस छोटे छोटे ना बॉटल्स के अंदर केमिकल्स आ रहे होते हैं। तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हमारे पास केमिकल्स अवेलेबल होते हैं लेबोरेटरी के अंदर। इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ग्राम का यूनिट इंस्टेड ऑफ किलोग्राम। ठीक है, जब मेजरमेंट करनी है आपने मैथ्स की तो आप ग्राम इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। Using grams provided more manageable numbers for calculation and prevent the need for excessively large or small values। मैंने वही बात बताई है, कहते हैं अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है और उसके लिए आप किलोग्राम का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पॉइंटों के अंदर फंस जाएंगे। ठीक है, 0.5 आपका किलोग्राम में आंसर हो रहा होगा, या फिर 0.01 इस तरह आपका किलोग्राम में आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो आपने इन पॉइंटों के चक्कर से बचने के लिए अपनी कैलकुलेशंस को कॉम्प्लेक्स बनाने की बजाय आप जस्ट ग्राम्स के अंदर आंसर लिख लें। तो ग्राम्स के अंदर आप आंसर लिखेंगे तो इजीली आपकी कैलकुलेशंस भी हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर हमें पहले पैराग्राफ में ये कुछ बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली सेल्सियस स्केल। अच्छा, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो यूनिट होता है मैथ्स का वो किलोग्राम होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर ग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं अमूमन। यहीं पर ना वो एक और बात कर रहा है, कहता है हमारे पास ना जिस तरह टेम्परेचर मेजर करने का ऐसा यूनिट केल्विन है, जिसकी डेफिनेशन हम अभी ऊपर बढ़ गए हैं, कहता है केल्विन की बजाय हम सेल्सियस का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब क्यों? सेल्सियस स्केल इज मोर ऑफन यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल करते हैं रादर देन केल्विन स्केल।
बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज। तो सेल्सियस स्केल इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सेल्सियस स्केल है 100 डिवीजन। सेल्सियस स्केल की ना 100 डिवीजन होती है, यानी कि 100 हिस्सों में उसकी रीडिंग्स लिखी हुई होती हैं इन टोटल, विच मेक इट मोर कंपेटेबल विद द बेस 10। अब जब 100 हिस्सों में लिखी होंगी, 100 उसकी डिवीजन होंगी रीडिंग की, तो हम उसको 10 की बेस बना के ना उसको हम मेजर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बात की थी कि ऐसा यूनिट जो है ना, हमारे पास ये सिस्टम होता है मेट्रिक सिस्टम, तो इसके अंदर ना हम इस्तेमाल करते हैं बेस 10 को। तो 10 की बेस बना लेंगे तो आप बता देंगे 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 की पावर 3 क्या होता है। ये सारी कुछ जितनी भी डिस्कशन है ना, ये प्रीफिक्सेस वाले टेबल के अंदर हम समझ सकते हैं इसको। ये बेस 10 है, बेस 10 के ऊपर आप कोई पावर लिख लेंगे तो आपके पास कुछ क्वांटिटी बन जाएगी। और अगर आपने किसी और यूनिट में रिप्रेजेंट करना है तो बेस 10 बना के आप कुछ पावर लिख लेंगे। इसलिए ना कहता है सेल्सियस स्केल हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ कैल्विन स्केल, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस 10 मिल जाती है, जिसकी बिना पर कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाते हैं। Another reason is that it is easier to convert temperature। अब एक और रीजन ये भी है इसका कि हम सेल्सियस स्केल को इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन करना ना बड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, अगर आपने सेल्सियस में रीडिंग केल्विन में कन्वर्ट करनी है, या समझ लें आपने केल्विन में आपके पास रीडिंग है और आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करनी है, तो कहता है उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बाकी आसपास चीजें रेज करूं ताकि आपको फॉर्मूला सही तरह नजर आ जाए। तो ये हमारे पास केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 है। आपके पास किसी एक भी चीज के अंदर वैल्यू हो ना, केल्विन के अंदर वैल्यू हो, आप तो आप सेल्सियस के अंदर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास सेल्सियस के अंदर वैल्यू है तो आप केल्विन के अंदर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, सेल्सियस में आप वैल्यू निकालें। सेल्सियस में वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उसके पास 100 डिवीजन होती हैं और उसको हम 10 की पावर कुछ में उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, बेस 10 बना के। इसी तरह वो यही बात कर रहे हैं आगे, कहते हैं अगर आपके पास सेल्सियस में वैल्यू आ गई प्लस 273 कर दो उसके साथ में, तो केल्विन में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कहता है इतना आसान है सेल्सियस स्केल इस्तेमाल करना। तो ये बात भी हमारे पास क्लियर हो गई। इसी तरह आखिरी पैराग्राफ में एक और यूनिट के बारे में वो डिस्कशन कर रहा है। कहता है अगर आपने वॉल्यूम मेजर करना है तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए आपको सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट इस्तेमाल करना है। आपको मीटर क्यूब का यूनिट इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम वॉल्यूम का जो ड्राइव क्वांटिटी वॉल्यूम हमारे पास है उसका हमने यूनिट क्या पढ़ा था, उसका भी हम पढ़ के आए हैं, ऊपर मीटर क्यूब होता है। कहता है केमिस्ट्री के अंदर हम वॉल्यूम मेजर करने के लिए मीटर क्यूब का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर आप बोल लो, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये वही बात होगी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि केमिस्ट्री लैब के अंदर आपके पास जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर होते हैं। तो उसको बड़ा वॉल्यूम, हमारे पास इतना वॉल्यूम में होता ही नहीं है, तो फिर इतने वॉल्यूम में जब केमिकल होगा नहीं, तो फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से बचने के लिए छोटा यूनिट ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि सेंटीमीटर क्यूब है। बिल्कुल वही लॉजिक जो कि ग्राम और किलोग्राम में अप्लाई हो रही थी, बिल्कुल यहीं पर अप्लाई हो रही है मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो इसके साथ साथ ही जो है ना हमारा ये आसान सा लेक्चर, आसान सा और डिटेल लेक्चर खत्म हुआ। इस टॉपिक में से आपने याद क्या करना है, अभी जो हम ऊपर बातें पढ़ के आए हैं, खास तौर पे ये जो डेफिनेशंस थी मीटर की, किलोग्राम की, सेकंड्स की, केल्विन की एंड मोल की, इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। बाकी सारी बातें आप ना फिजिक्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, तो ये ऐसा जस्ट देख लीजिएगा, बाकी यूनिट्स वगैरह याद कर लें एमसीक्यूज के लिए। तो इसमें बस शॉर्ट क्वेश्चन है, ऊपर डेफिनेशंस और एमसीक्यूज हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये जो पैराग्राफ है, यहाँ यहाँ पर इस पैराग्राफ में और आखिरी वाले पैराग्राफ में एमसीक्यू टाइप भी आ सकता है कि आप केमिस्ट्री के अंदर कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे मैथ्स मेजर करने के लिए। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि आप केमिस्ट्री के अंदर मैथ्स मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, तो आप क्या बताएंगे, किलोग्राम या फिर ग्राम? आप कहेंगे ग्राम इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली मैं अगर आपसे पूछूं कि आप केमिस्ट्री के अंदर टेम्परेचर मेजर करने के लिए केल्विन का इस्तेमाल करेंगे या फिर सेल्सियस का, तो आप कहेंगे हम सेल्सियस का इस्तेमाल कर लेंगे। और रीजन क्या है, वो रीजन यहाँ पर लिखिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसको चाहो तो याद भी कर लो। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है सेल्सियस वाला। नीचे अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर अगर आपने वॉल्यूम मेजर करना है तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, मीटर क्यूब का या फिर सेंटीमीटर क्यूब का? तो आप कहेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब का इस्तेमाल करेंगे। तो यही एमसीक्यू हो गया। और ये जो सेल्सियस वाली बातें ना, उसको जरा याद कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, दो रीजन लिखी हुई है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके साथ साथ ही हमारा लेक्चर हुआ खत्म। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे, फुल बुक के। तो कोई भी चीज समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, तो वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।